30 मिनट से शुरू है। चलिए, गुड इवनिंग। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 29, इंटरेस्ट रेट रिस्क। और ये टॉपिक और 8 और 9 टॉपिक, ये 3 टॉपिकों में पूरे रिस्क के बारे में आपके जो क्वेश्चन पेपर में रिस्क की बात करता है। ये 1 1 मार्क से क्वेश्चंस आते हैं, जो 4 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो पूरा इसमें सिनेरियो क्लियर हो सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल होगा, बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो उससे 1 आध 2 थ्योरी के मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, जो कल का डे हमने जो एक 8 और 9 यूनिट, और ये आज यूनिट शायद कंप्लीट हो सकती है, तो इनको मिला करके ये नए चैप्टर हैं। पुराने में रिवीजन है। रिवीजन में मैं आपको अभी लिंक शेयर करूंगा, तो वो लास्ट टाइम की जो क्लासेस हैं उसका है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और कंटिन्यूअस कान में लगा के आंख बंद करके सुनते जाइए। तो वो रिवीजन उस तरह से हो सकता है। ठीक है, और बाकी टाइम मिलेगा तभी मैं न्यूमेरिकल का रिवीजन करा पाऊंगा। ठीक, ये बीच में जो है एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस चक्कर में जो है हमारा काफी नुकसान हुआ हम सभी लोगों का। सर कल मॉर्निंग में भी क्लास होगा? 2 ऑप्शन है कि या तो अभी लंबा पढ़ लें और या फिर कल मॉर्निंग में पढ़ लें, आप जैसा कहोगे। मॉर्निंग में सर। तो मॉर्निंग में करेंगे, फिर हमें 11 पे क्लास सापली छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्लास अगर होगा तो मैं अभी लास्ट में ही डिफाइन वो कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, ओके। सुबह की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 7 पे रखेंगे हम। ठीक है, 7 in the morning, sir. हाँ हाँ, 7 AM मॉर्निंग। वो नाइट वाली तो होगी होगी, नाइट वाली क्लास में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। ठीक है, और जो मॉर्निंग में एक सेशन 1 आध घंटे का रखते हैं, वो हम मॉर्निंग में रखें। चलिए, तो यूनिट नंबर 29, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इसमें जितनी भी बात हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली समझनी होगी, क्योंकि थ्योरेटिकली आप समझेंगे तभी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग इसमें वैसे कवर करते रहे हैं, अब जो है आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर होगा। इसेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द एक्सपोजर ऑफ बैंक फाइनेंशियल कंडीशन टू एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट होता है तो जो रिस्क क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक्सेप्टिंग दिस रिस्क इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग का सारा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब कुछ इंटरेस्ट से ही तय होता है। हाउएवर एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन पोज और सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ए बैंक। नॉर्मल तो चलता रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। चेंजेज इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट अ बैंक्स अर्निंग चेंजिंग। यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल बातें जो हमने कई बार कर ली है उसको छोड़ते हुए, चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो अफेक्ट द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द बैंक एसेट लाइबिलिटी एंड ऑबल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है
तो हमारे जो एसेट लायबिलिटी और ऑफ बैलेंस शीट की वैल्यू में चेंज हो जाता है, ठीक है। बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो changes when interest rate changes. The market value of an asset or liability is conceptually equal to the present value of current and future cash flow from that asset and liability. Therefore, the rising interest. अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, अभी पिछले लेसन में भी था ये बार. राइजिंग इंटरेस्ट रेट increase the discount rate on those cash flow and decrease the market value of the asset or liability. तो ये एक पॉइंट है, इसको समझ लीजिए. अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, अंकित जानी आज ही आपने ज्वाइन किया है, अपने माइक पे कंट्रोल रखें. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, increases the discount rate on those cash flow and decrease the market value. अगर किसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो. कन्वर्सली, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होता है तो मार्केट वैल्यू हाई हो जाती है. इसको रट लीजिए आप, इस पॉइंट को. ये मीन्स इंटरेस्ट रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मार्केट वैल्यू पे. इंटरेस्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी. मोरओवर मिसमैचिंग मैच्योरिटी बाय होल्डिंग लॉन्गर टर्म देन द लायबिलिटी मीन्स दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज, ये हमने अभी लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपके एसेट ग्रेटर हैं किससे? लायबिलिटी से, और इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो क्या होगा आपको? द मार्केट वैल्यू फॉल्स, द एसेट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉल्स बाय ए ग्रेटर अमाउंट देन लायबिलिटी. मीन्स वो कह रहा है कि एसेट की जो वैल्यू है, पहली बात तो हमने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर मार्केट वैल्यू क्या होती है, जरा बताओ तो. कम हो जाती है एसेट, कम हो जाती है. कम होती है. अब एसेट हमारे क्या हैं, अगर ज्यादा हैं तब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जो गिरेगी वो लायबिलिटी से ज्यादा गिरेगी, ये बोलता है. लायबिलिटी से ज्यादा गिरेगी मींस, इसको हम ऐसे अगर एक्सप्लेन करना चाहें, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट और लायबिलिटी. एसेट जो है इतना डाउन हुआ और लायबिलिटी आपकी इतनी डाउन होगी, ठीक है. दिस एक्सपोजेस द बैंक टू द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस और पोटेंशियल ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो यहां पर उसकी इंसॉल्वेंसी वाली बात आती है. इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू वॉलेटिलिटी इन NII, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, और in a variation of NIM. NII divided by earning asset due to change in the interest rate. In other words, interest rate risk arises from holding asset and liability with different principal amount, maturity dates और repricing dates. अगर आपका ये बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है. Accordingly, an effective risk management process that maintains interest rate risk within prudent level. Prudent level मैंने RBI ने जितना बोला हुआ है is essential to safety or soundness of the bank. Most of the bank already define interest rate as a drag on their profitability and have started assessing. और उन्होंने अपना ये काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है. इंटरेस्ट रेट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मिसमैच और गैप रिस्क. तो अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे, इसी को मिसमैच रिस्क या गैप रिस्क, बेसिस रिस्क, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यील्ड कर रिस्क, प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट. तो ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इतने टाइप में है. फिर से रिवाइज कर रहे हैं, मिसमैच और
मिसमैच और गैप रिस्क, बेसिस रिस्क, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यील्ड कर रिस्क, प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट। ये सारे रिस्क जो होते हैं, ये सारे रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क के परव्यू में आते हैं। वी हैव सीन ऑल दीज रिस्क मैनेजमेंट, ये पीछे हमने देखा। तो सबसे पहले इन्होंने वो किया था गैप और मिसमैच रिस्क। तो सबसे पहला आया गैप और मिसमैच रिस्क। अ गैप और mismatch risk arises from holding assets and liability with different principal amount, maturity date or repricing date, thereby creating exposure to change the level of interest rate। और अगर आपका मिसमैच है तो आपको लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज होने का एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है। द गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड एसेट लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग गिवन पीरियड। ये नॉर्मल बात होगी। ठीक है। सच ए मिसमैच और गैप इज लेड टू गेन और लॉस डिपेंडिंग ऑन हाउ इंटरेस्ट रेट ऑन द मार्केट टेंड टू मूव। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। बैंक के पास लायबिलिटी कितने करोड़ है? 100 करोड़। एट कितने रेट पर है? 9%। और एसेट है 100 करोड़ और कितने परसेंट पर है? 10%। ठीक है। लेकिन इसकी मैच्योरिटी कितनी है? 2 years। 2 ईयर है। तो 2 ईयर इसकी मैच्योरिटी है, 1 ईयर इसकी है। तो क्या है, आप किस पोजीशन पे हैं बताओ जरा। पॉजिटिव में रहेंगे, पैसा कमाएंगे, पक्का? बैंक कमाएगा पक्का। नहीं निगेटिव में सर। नेगेटिव है। आपको जो आने वाला 2 साल में आएगा, जाने वाला 1 साल में जाएगा। हाँ। ओवर फर्स्ट ईयर बैंक इज गेटिंग अ प्रॉफिट स्प्रेड ऑफ 1% अमाउंटिंग 1 करोड़। तो 100 करोड़ में से 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। हाउएवर इट्स प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर आर नॉट सर्टेन। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका जो लायबिलिटी है ये क्या हो जाएगा, पहले साल खत्म होते ही मैच्योर हो जाएगा। और आपको उस समय पे क्या पोजीशन है वो देखना पड़ेगा। इफ इंटरेस्ट रेट रिमेन अनचेंज तो प्रॉफिट विल कंटिन्यू बी द सेम। मीन्स आप क्या करेंगे, आप मार्केट से एक और, ये तो चली जाएगी, आप एक और लायबिलिटी उठा लेंगे। किस रेट में उठाएंगे? 9 में। क्या है मार्केट रेट, क्या नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, तो आपको 9% फिर मिल जाएगा। तो कोई प्रॉफिट में चेंज नहीं आएगा। However, since the liability are 1 year and need to be rolled over second year, bank is exposed to interest rate risk। क्योंकि रोल ओवर करना है, और रोल ओवर में किस रेट पर है। अगर उस समय पर रेट बढ़ जाए, सुनिएगा ध्यान से, तो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो वो करेगा, मार्केट से बोरो करेगा। किस रेट में करेगा? 10 में। या उसी कस्टमर को ऑफर करेगा तो कितना ऑफर करेगा? 10 में। नहीं तो क्या होगा, वो ले जाएगा आपके पास से पैसा। ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट ऑन लायबिलिटी इंक्रीजेस टू 10%, जैसा मैंने यहाँ पे कितना बताया आपको एग्जांपल में, 10 बताया। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना हो गया अब, बुक क्या कह रही है? 11 हो जाए। वुड बी इनकरिंग ए लॉस ऑफ 1%, 1 करोड़ इन द सेकेंड ईयर। फिर क्या है, कन्वर्सली बैंक इज अगेन एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क if it holds shorter term asset relative to liability. Liability is maturing in 2 years against asset maturing on 1 year. If it then faces the uncertainty of, तो इस 2 लाइनों को एक बार ध्यान से सुनिए।
इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन लायबिलिटी इंक्रीजेस टू कितना 11%। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो पहले वो प्रॉफिट कमा रहा था अब वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में। कोई डाउट? नो सर। आप देखिए, पहले जो था ये 10 था, ये 9 था, तो 1% का क्या था उसको, डिफरेंस। प्रॉफिट। सर ये 11 हो गया तो 1% का क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये दिया। दूसरा, बैंक ने इन्वेस्ट किए, अ बैंक इन्वेस्टेड प्रोसीड्स ऑफ 91 डेज 8% डिपॉजिट इन 91 डेज ट्रेजरी। तो बैंक के पास 8% का डिपॉजिट आया और उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, 9% के ट्रेजरी बिल में। 1% का फायदा है ना उसको। मैच्योरिंग ऑन द सेम डे, in the case the bank will have no asset liability mismatch and hence it would no interest rate risk if the interest rate raises by कितने पॉइंट है, 100 basis का मतलब 1%। during the 91 days term of the deposit will be renewed at 9%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो इसका डिपॉजिट था ये क्या रिन्यू हुआ, कितने परसेंट पे, 9% में। ट्रेजरी will also mature and proceeds can be reinvested at the new yield of 11%। अब इसमें क्या होगा कि ये भी मैच्योर हो गया, ये भी मैच्योर हो गया, और यहां पर रेट कितना हो गया ट्रेजरी बिल का, 11। तो क्या बोलता है, 200 बेसिस पॉइंट NII विल बी प्रिजर्व। मीन्स 1 साल के बाद जब मैच्योरिटी टाइम आएगा तो डिपॉजिट आपको मिल रहा है कितने परसेंट पर, 9 पर। ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कितने परसेंट में कर रहे हैं, 11 पे। तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, 200 बेसिस पॉइंट या 2%। 2%। If the proceeds of 91 days deposit are reinvested in floating rate loan, replace that monthly। मीन्स अब की बार वो कह रहा है कि वो लोन ट्रेजरी बिल नहीं देना है उसे, वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, लोन में। और लोन में मंथली रेट पर इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होता है। और इनिशियल रेट कितना है इसका, 10। इनिशियल रेट कितना है, 10। तो अब की बार उसने बोला कि जो 91 डेज का डिपॉजिट है 9% पर है और लोन कितने पर दे दिया उसने, 10%। इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन लोन विल चेंज ट्वाइस ड्यूरिंग 91 डेज। अब यहां से देखिएगा ये पीरियड कितने दिन का है, 91 डेज का, और मंथली चेंज होते हैं, तो 2 बार चेंज हुआ। while deposit rate remains unchanged since the asset is repriced much more rapidly than liability during this period, the bank is asset sensitive। अब ये लास्ट में क्वेश्चन आया था कि एसेट सेंसिटिव का मतलब क्या है, कि जब आपके एसेट का रेट ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम बदल रहा है। 91 डेज में डिपॉजिट का रेट नहीं चेंज हो रहा, लेकिन एसेट का रेट हर मंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एसेट रेट सेंसिटिव है। द एसेट सेंसिटिव बैंक कैन प्रोड्यूस अ लार्ज NII इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस। अब देखो ये इस बात को समझना, क्या कह रहा है कि अभी 10% है, आफ्टर 1 मंथ ये कितना हो गया, 11। आफ्टर 1 मंथ ये कितना हो गया, 12 या 13। तो क्या होगा, जितना सेंसिटिव होगा, एसेट सेंसिटिव होगा बैंक, उतना ही NII क्या होगा, गैप बढ़ता जाएगा। कब बढ़ेगा ये गैप, जब इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे। बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग लोन मूव्स हायर ड्यूरिंग 91 डे व्हाइल इंटरेस्ट बीइंग ऑन द, वो अपना 8% पर ही चल रहा है।
ठीक है। कन्वर्सली उसका उल्टा क्या होगा, एसेट सेंसिटिव गैप पोजीशन वुड कॉज कंप्रेशन ऑफ एनआई, कब, जब इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, डाउन हो। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो यहां पर ये पोजीशन आएगी। इफ द बैंक यूजेस 91 days 8% TDR, किसमें कर रहा है, 5 year फिक्स 10 में कर रहा है, मॉर्गेज बैंक विल कंटिन्यू टू अर्न 10%, तो बैंक को अर्निंग तो 10 होती जाएगी। इधर देखिए, जो डिपॉजिट का टाइम है वो उसने 91 डेज का लिया, कितना लिया, 91 डेज का, 91 और days। लोन कितने ईयर का दिया उसने, 5 ईयर का लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पर, डिपॉजिट इस समय पर कितना है, 8%। 8%। हाँ, द बैंक इज नाउ लायबिलिटी सेंसिटिव बिकॉज इंटरेस्ट रेट, हाँ ये लाइन लगी, while deposit gets repriced at every 91 days, क्योंकि हर 91 डेज के बाद क्या होगा, उसका रीप्राइसिंग होगा। तो सेंसिटिव का मतलब समझ में आ गया, एसेट सेंसिटिव का मतलब एक ड्यूरेशन में डिपॉजिट के रेट नहीं बढ़ रहे लेकिन लोन के रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, दोनों। और लायबिलिटी सेंसिटिव का मतलब एसेट के फिक्स हैं लेकिन लायबिलिटी के रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी सेंसिटिव। ठीक है। अ राइज ऑफ और फॉल इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट के इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा सर। पक्का लॉस होगा। लॉस होगा। देखो ये 8 से हो गया 9%, पहले गैप 2% अर्न कर रहा था, अब Yes, गैप 1% हो गया, फिर ये 10 हो गए, अब गैप 0 हो गया, फिर ये 11 हो गए, अब गैप -1%। तो जो 2% का प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट रिड्यूस होगा पहले, लेकिन जब ये वाले रेट ज्यादा हो जाएंगे डिपॉजिट के तो लॉस भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। और राइज ऑफ फॉल इंटरेस्ट, ठीक है, एनी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल कॉज एन इरोजन ऑफ द लायबिलिटी सेंसिटिव बैंक्स टू द एनआई। अब आ गया दूसरा बेसिस रिस्क, इसको समझना बहुत अच्छा, ये बेसिस रिस्क बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या बोलता है, इफ इन ए परफेक्टली मैच्ड गैप पोजीशन, मींस इधर भी 100 है इधर भी 100 है, और ये हमने किस टाइम में देखा, तो मैच है, देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द रिप्राइसिंग डेट्स, मींस सेम डेट पे मैच्योर हो रहा, सेम डेट में एसेट मैच्योर हो रहा, सेम डेट में लायबिलिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द डिपॉजिट रेट वुड बी एग्जैक्टली मैच्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द लोन, क्योंकि सेम टाइम पे जब रेट चेंज होता है तो जिस हिसाब से डिपॉजिट में चेंज होता है उसी हिसाब से किसमें चेंज होता है, एडवांसेस में। हाउएवर इंटरेस्ट रेट ऑफ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट विल सेल्डम चेंज द सेम डिग्री ड्यूरिंग द, मतलब मीन्स अगर मैं हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन की बात करूं और यहां पर डिपॉजिट की बात करूं, तो डिपॉजिट मान लिया 0.5% इंक्रीज हो गया, तो हाउसिंग लोन में हो सकता है 0.5% का इंक्रीज हो, लेकिन व्हीकल लोन में हो सकता है कितने का इंक्रीज हो, 0.2। तो यहां यही कहना चाह रहा है कि अगर आपका डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें जरूरी नहीं कि सब में सेम डिग्री का चेंज होगा, किसी में 1% भी हो सकता है। द रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट of different asset liability may change if different magnitude is called basis risk, means अभी basis risk समझ में आया कि different asset और liability में
अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे रिस्क रेट इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है वो बेसिस रिस्क होता है। एक बार और समझाता हूं मैं यहाँ पे कि 100 लायबिलिटी है और 100 एसेट है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर एसेट जो है 50, 30, 20 तीन टाइप के एसेट, लायबिलिटी भी 2 टाइप की है, ठीक। यहाँ पर जो लायबिलिटी है इस पहली वाली लायबिलिटी में 0.5% का इंक्रीज हुआ, दूसरी वाली में 0.75 का इंक्रीज हुआ। लोन्स में यहाँ पर इंक्रीज हुआ 1% का, यहाँ पर 0.5 का, यहाँ पे 0.35। तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिस रिस्क। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस रिस्क। समझ में आया नहीं आया? अब कैसे देख लो यहाँ पे, दोनों में एसेट 2 है, कौन कौन से हैं? कॉल मनी और कैश क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी 2 है सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट। और इनके बीच में ओवरऑल क्या है? 10 का गैप है। अगर ओवरऑल गैप है लेकिन एसेट भी मोर देन 1 है और लायबिलिटी भी मोर देन 1 है, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पहला वाला है कॉल मनी और सेविंग डिपॉजिट, अगर हम ऐसा कहें कि सेविंग बैंक का पैसा हमने कहाँ लगा दिया? कॉल मनी में। कॉल मनी में, और इन दोनों का रेट 1% चेंज होता है तो बेसिस रिस्क होगा? हाँ नहीं होगा। नहीं नहीं, होगा दोनों तरफ चेंजेज हो रहा है ना। लेकिन सेम हो रहा ना। हाँ ठीक है, डिफरेंस। मतलब दोनों तरफ 1% का चेंज हो रहा है तो बेसिस रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें 1% हो रहा है, इसमें 0.5 हो रहा है और यहाँ पर 0.25 हो रहा है। तो जैसे ही ये इनको डाइवर्सिफाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेंगे, अगर वो डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब बेसिस रिस्क है, ठीक है। और देखते हैं, द बैंक इज नाउ हैज अ नेगेटिव गैप ऑफ कितने करोड़? 10 करोड़। इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाई 1%। तो आपका क्या कम है यहाँ पे? एसेट कम है। क्या कम है? एसेट कम है। तो एसेट कम है लेकिन लेने वाले लोग ज्यादा हैं, लेने वाले लोग ज्यादा हैं। तो जब वो लेने आएंगे और उसी समय पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो रखा है? गिर गया है, फॉल है। गिर गया है। देन एज पर द ट्रेडिशनल गैप मैनेजमेंट, assuming rate of interest or liability 1%, the bank NI should improve by 1 करोड़। क्यों होगा? क्योंकि उसको बाजार से पैसा सस्ता मिल रहा है। अगर उसने ये लोन 10% में दिए हैं और डिपॉजिट 8% में दिया था, अब यहां पर उसको इस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट से क्या करनी पड़ेगी? बोरोविंग करनी पड़ेगी। और मार्केट में आज रेट 8 की जगह कितना हो गया है? 7। ठीक है, 1% का चेंज आया ना। तो ये जो 10,000 था जो मार्केट से लेके आएगा वो किस रेट पे लेके आएगा? अब 7% पर। पहले गैप था 2% का, अब गैप हो गया 1%। 3%। ठीक है, तो उसे 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, अगर वो फॉलिंग की जगह क्या हो जाए? रेट क्या हो जाए? अप हो जाए। इंस्टेड ऑफ फॉलिंग द सेम मैग्नीट्यूड एज्यूम दैट रेट ऑन कॉल मनी लैंडिंग फॉल्स बाय। अब यहाँ पे दूसरी चीज का रेट बढ़ गया, वो का डाउन हो गया। किसका डाउन हो गया? कॉल मनी का। यानी आपकी अर्निंग क्या हो गई? अब अर्निंग का रेट कम हो गया। तो द रेट ऑफ कैश क्रेडिट फॉल्स बाई 7, और ये कितना होगा? 0.7%।
तो इसने एग्जाम्पल में दे रखा है, नीचे देखते हैं इसको। ये तो कितने परसेंट से फॉल हुआ? 1% से। ये कितने परसेंट से फॉल हुआ? 0.7% से। रेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट फॉल्स बाई 0.5%, और ये 0.5। मुझे बताइए कि इसमें जब ये फॉल या इंक्रीज हो रहे हैं और अलग अलग आइटम में अलग अलग हो रहे हैं, तो कौन सा रिस्क है? बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क। ये चार्ट बिल्कुल दिखा रहा है आपको कि डिफरेंट आइटम यहाँ है, डिफरेंट आइटम यहाँ है। एक आइटम पे 1%, एक आइटम पे 0.7%। ऐसे ही लाइबिलिटी में एक पर 0.5% और एक पे 0.4%। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या करेंगे आप? अगर 1% रेट फॉल होते हैं तो आप फ्यूचर में जो भी लोन देने जाएंगे उसमें आपको कितने का नुकसान होगा? कितने का? क्योंकि आपकी पहले अर्निंग कितनी थी? 1,000 करोड़ जो भी रेट होगा, लेकिन अब 1% से रेट क्या हो गया? कम हो गया। आपका सीसी में जो पैसा आएगा वो अब इस ईयर में क्या आएगा? कम आएगा। ऐसे ये भी फॉल हुआ तो इसमें भी इतना कम आएगा। कुल मिला के एडवांसेस में आने वाला पैसा कितना कम हो गया? 0.78। और इसी तरह से जाने में अगर आपको जो प्रॉफिट होगा, ये तो क्या हुआ? आपको पहले बात बताओ क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और ये क्या है? गेन। कोई बताएगा क्यों गेन है ये? इंटरेस्ट रेट। इतने कम पैसे देने पड़ेंगे सर डिपॉजिटर्स को। हाँ, डिपॉजिट पर रेट क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल देखते हैं। यहां पर लॉस हुआ इतने का, यहां पर गेन हुए इतने का, तो अल्टीमेटली ये जो 0.33 है ये क्या होगा आपको? लॉस। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। और ये किस रिस्क का एग्जाम्पल है? बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क। बेसिक नहीं है, बेसिस। ठीक है, अगर डिफरेंट आइटम में रेट डिफरेंट स्पीड से वेरी करता है या वेरिएट होता है या चेंज होता है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको हम कैटेगराइज करते हैं बेसिस रिस्क में। और इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ बेसिस रिस्क फेयरली हाई इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक्स दैट क्रिएट कंपोजिट एसेट आउट ऑफ कंपोजिट लाइबिलिटी। तो अब यहां पे क्या बोलता है कि अगर आपने बहुत सारी लाइबिलिटी को बहुत सारे एसेट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपका फेयरली क्या होगा? ये हाई होगा। और जिसने सेविंग बैंक में लिया और सीसी में दे दिया, उसके लिए बेसिस रिस्क क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेम वन आर्टिकल इधर है, वन आर्टिकल इधर है। ठीक, द लोन बुक इन इंडिया इज फंडेड आउट ऑफ कंपोजिट लाइबिलिटी पोर्टफोलियो is exposed to a considerable degree of basis risk. The basis risk is quite visible in volatile interest rate. अच्छा, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म मनी बोरो कर रहा है और सारा लोन किस में दे रहा है? गोल्ड लोन में, उसको बेसिस रिस्क होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि वो एक आइटम पे ही दे रहा है सब। ठीक, अब आया नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क।
if a bank has more asset on which it earns interest than its liability on which it pay interest rate risk arises means वो क्या करता है, जितना पेमेंट करता है और जितना अर्न करता है, और अर्न करने वाला कितना है, ज्यादा, ज्यादा है, और पे करने वाला ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कम है, कम है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होता है व्हेन इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन एसेट changes while the cost of funding of the liability remains the same। तो यहां बोल रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग लायबिलिटी की क्या है, सेम है, और एसेट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो जब भी ऐसा होगा कि एसेट की लोन्स की चेंज हो रही हैं और डिपॉजिट की सेम है, तो उस कंडीशन में बोलता है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क होगा। उसका रीजन समझिए कि अगर लायबिलिटी में रेट 8% है, एसेट में 11% है, और कल को एसेट में 12 हो गया, कल को एसेट में 9 हो गया, देन फिर 10 हो गया, तो ये जो वेरिएशन आ रहे हैं ना, इस वेरिएशन की वजह से क्या, कौन सा रिस्क होता है, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। अब आ गया एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन का मतलब होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी के साथ में, जैसे आपने किसी को घर पे खाने को मिलाया, अब बुलाया आपने हस्बैंड वाइफ को, जब हस्बैंड वाइफ आए तो उनके 2 बच्चे भी आ गए, तो ये कौन सा रिस्क हो गया, एम्बेडेड रिस्क। एम्बेडेड मतलब कि चिपका हुआ, बड़ों को बुलाओगे तो बच्चे तो साथ आएंगे। में बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही, या दूसरा ऐसा कहें, जब गाड़ी लेते हैं तो हमें एक रिस्क तो ये होता है एक्सीडेंट होने का, और कौन सा रिस्क होता है, चोरी जाने का। थेफ्ट। चोरी जाने का, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी सही है। खरीदी, रखी बाहर, चोर गई, और कौन सा रिस्क होता है, फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस और मेंटेनेंस है, बिल्कुल, और ईएमआई पे होगा या नहीं होगा। हाँ, आपकी हेल्थ, डर लगा रहता है, ठीक है, यस। और पॉल्यूशन, ये सब एम्बेडेड रिस्क है। लार्ज changes in the level of market interest rate create another source of risk, bank profit by repayment of loan and bonds and और premature withdrawal। तो एक तो इंटरेस्ट रेट की तो बात हो ही गई, लेकिन उसके साथ कभी कभी वो क्या होता है, लोग प्रीमेच्योर विड्रॉल करने आ जाते हैं, ठीक है। इन केस वेयर देयर नो पेनल्टी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स द बोरोवर हैव ए न्यूट्रल टेंडेंसी टू पे ऑफ देयर लोन। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी लोन पे करने लग जाते हैं, तो ये जो है ये एम्बेडेड रिस्क है, किस चीज का, प्रीमेच्योर विड्रॉल का और प्री पेमेंट ऑफ लोन का, ठीक है। ऊपर जो इतने रिस्क हैं उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, और जब ऐसा होगा तो हमारा क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, मिसमैच का। हम तो सोचे बैठे थे कि 30 डे में 10,000 रुपीज लायबिलिटी है और 12,000 रुपीज की एसेट है। आफ्टर 10 डे 5,000 लेने आ गया, 5,000 का क्या हो गया, प्रीमेच्योर। तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये एम्बेडेड है, ठीक है। क्या बताया इसमें, ये जो क्लास चल रही है बहुत बेनिफिट दे सकती है अगर आप कंसंट्रेटिंगली सुन रहे हैं,
हम्म, टेक द केस ऑफ द बैंक विच हैज डिसबर्स 90-day लोन, मैंने जो एग्जांपल दी उसी तरह का कुछ हो सकता है 10% में, और उसने 90 डे का CD लिया 8%, मतलब पैसा उठाया यहाँ से, हम्म, ये लायबिलिटी है और ये हम्म, उसकी एसेट है, ठीक है। हम्म, इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन बाई टू 9%, आफ्टर 30 डे द बोरोवर प्रीपे हिज लोन इमीडिएटली, अब रेट सस्ता हो गया हम्म, तो उसने पेमेंट कर दिया। बैंक रिसीव ओनली 200 बेसिस पॉइंट टिल कितने दिन तक मिला उसको, 30 डे तक, 30 days. जबकि उसकी एक्सपेक्टेशन कितने दिन तक थी, 90 days. 91 days. 90 days. ठीक है। इन द रिमेनिंग 60 डे NII विल बी ओनली कितने %, 100 basis. 100%, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, रेट, लोन के रेट डाउन हो 9%। डिक्लाइन हो गए। जो आपने लोन कितने में दे रखा था, 10%, 10% में, अब आप नया लोन कितने में दोगे, 9%. 9%. 9 में। तो ये मैंने एग्जांपल पहले भी ले लिया था। द एम्बेडेड रिस्क इज बिकमिंग अ रियलिटी इन इंडिया इज एक्सपीरियंस इन अ वोलेटाइल सिचुएशन फास्टर एंड हायर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट रेट बहुत बदलते हैं तो ऐसा होता है, बल्कि इवन कई लोग तो इतने चालाक होते हैं, FD बनाई, ठीक है, पता लगा FD का रेट बढ़ गया हम्म, और उन्होंने लोन लिया हुआ था, तो जल्दी से हम्म, लोन पे करके FD को तुड़वा लेते हैं हम्म, और फिर बना देते हैं, ठीक है। यील्ड कर्व रिस्क, yield curve is line on graph plotting the yield of all maturity of a particular instrument. Yield curve changes its slope and shape from time to time depending upon repricing and various other factors. As the economy moves through the business cycle, the yield curve changes rather frequently. तो ये कहता है जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करती है और बिजनेस साइकिल का चेंज आता है तो यील्ड कर्व जो है ज्यादा मूव करता है। एट द इंटरवेंशन ऑफ RBI यील्ड कर्व कैन बी ट्विस्टेड टू द रिजल्ट। तो कई बार क्या होता है, RBI जब बीच में वो इंटरफेयर करता है, इंटरवेंशन करता है, तभी इस पे कंट्रोल होता है। यील्ड कर्व का एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। टू इलस्ट्रेट हाउ अ चेंज इन ए शेप ऑफ यील्ड कर्व अफेक्ट द बैंक NII, let us assume that use 3-year floating rate of deposit for funding for 3 year। तो 3 year का डिपॉजिट है, 3 year की फंडिंग कर रहा हूं, ठीक है। डिपॉजिट लोन्स आर रिप्राइस एट क्वार्टर, और क्वार्टरली वो चेंज होते हैं, क्वार्टरली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इफ बैंक पे 100 पॉइंट्स अबव द 12.5% मीन्स उसको ट्रेजरी बिल का रेट कितना है 12.5 12.50. और वो 1% अबव हो जाता है तो उसमें कितना हो जाएगा 13.5. 13.5 टू फिक्स डिपॉजिट एंड चार्जेस 300 बेसिस पॉइंट अबव 360 बेसिस पॉइंट 13 to 16 RNI ऑफ 250 पॉइंट इज प्रोड्यूस। अब इसमें देखो जो ट्रेजरी बिल है उसका रेट कितना हो गया 12.5. 16, नहीं ये 16 हो गया, और आपका जो डिपॉजिट का पॉइंट रेट है वो कितना हो जा रहा है 13.5 फिक्स डिपॉजिट का। तो कितने का NII प्रोड्यूस हो रहा है 2.5. मतलब 2.5% का। इफ द यील्ड का टर्न्स इन्वर्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट रीप्राइसिंग डेट 91 डेज के बाद वो कितने पे हो गया 14 पे। तो अब आपका रेट का डिफरेंस क्या रह जाएगा, ट्रेजरी बिल रिमेनिंग 13%, द स्प्रेड रिलेशनशिप ऑफ द डिपॉजिट एंड लोन, द NII विल बी रिड्यूस बाय 100 पॉइंट। तो अब कितना हो जाएगा, पहले 16 था 13.5 था, तो गैप कितने का था 2.5 का।
अब ये तो 16 है, लेकिन ये कितना हो गया, 14 पे आ गया। तो अब रेट गैप कितना हो जाएगा, 2 का। ये मिसप्रिंट तो नहीं है इसमें कुछ? सही है सर। तो 1% कैसे आएगा? बुक में देखिए तो आप लोग जरा। सही है सर, हम्म, सही है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा मेरे को कि जो लोन दिया हुआ उसने, वो दिया हुआ है 3 ईयर के लिए। मीन्स 3 ईयर में ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये चीज टीबी रेट रिमेनिंग एट 13%। चलो अभी यहाँ एक कुछ पॉइंट मिसिंग हो रहा मुझसे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक, प्राइस रिस्क में देखो, प्राइस रिस्क अकर्स when assets are sold before their maturity. If the in the final bond prices and bond yield are inversely related, for example, the price of 10-year 14% government of India stock will receive only lower price than originally paid for. When coupon of stock similar maturity has gone up to 15% in the market. The price of is closely associated with the trading book, which is created for making profit out of short-term movement in the interest rate. तो यहाँ पर प्राइस रिस्क से मतलब ये बोला हुआ है, बॉन्ड की यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके किससे, प्राइस से। बॉन्ड की यील्ड, जितनी ज्यादा बॉन्ड यील्ड करेगा उतनी लेस उसकी क्या होगी, मेच्योरिटी होगी सर। नहीं, प्राइस होगी। प्राइस उतना लेस। ठीक है, तो प्राइस रिस्क को ये बोलता है कि अगर बॉन्ड की यील्ड चेंज होती है तो आपको क्या इफेक्ट करती है, प्राइस। इसको इसने क्या नाम दे दिया, प्राइस रिस्क। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था
लास्ट क्लास में कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क कब होता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर या यहां पर। री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहाँ है? ये ग्रेटर देन एल सर, एक नंबर। हाँ, एसेट जब आपके क्या होते हैं? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा होते हैं। अगर 1 साल के टाइम है तो 1 साल में उसने लोन वापस कर दिया, अब आपको क्या करना है? अपने लोन को दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना है। देना है। री इन्वेस्ट करना है। तो Yes. हो सकता है मार्केट में प्राइस क्या चल रहे हो, आपको सही ना मिले। ठीक है, तो इसमें क्या काम करता है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अच्छा, इफेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है ये। इफेक्ट क्या होता है? अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्बेडेड लॉस, उसके साथ साथ और भी लॉस हो जाते हैं। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहला लॉस क्या होता है? गाड़ी खराब हो जाते हैं सर, हेल्थ को भी गाड़ी खराब हो गई। फाइनेंशियली लॉस, एम्बेडेड क्या होता है? चोट लग सकती है, चोट लग चोट लग सकती सकती समय उसमें खराब हम होता बैठे है, टेंशन हो जाती है, हैं। गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, हम्म, पड़ोसी मजाक बनाने लग जाते हैं। हम्म, नहीं बनाते? हाँ सर, बनाते हैं। अरे कहाँ मार दी गाड़ी। चलो, तो अर्निंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो अभी हमने बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर बात करी थी कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपका इनकम और एक्सपेंसेस का ग्राफ चेंज होगा। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम इंटरेस्ट इनकम एंड टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और इस पर जो चेंज होता है, तो थ्योरेटिकली मैं बिल्कुल पढ़ नहीं रहा हूं इसको, ठीक। और एक आध चीज पढ़ूंगा मैं, क्या पढ़ूंगा कि रेट सेंसिटिव एसेट क्या होते हैं। रेट सेंसिटिविटी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। देखो, अगर आपका लायबिलिटी पूरे 5 ईयर तक नो चेंज और एसेट आपका 5 ईयर में 2 टाइम चेंज हो जाए, एक तो 3 ईयर बाद हो जाए, एक 2 ईयर बाद, तो ये कौन सा सेंसिटिव है? रेट लेस सेंसिटिव। एसेट सेंसिटिव। ठीक है, चलो अगला है इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक वैल्यू, तो पहले मैं इकोनॉमिक वैल्यू बताता हूं आपको क्या होती है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। वेरिएशन इन मार्केट इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो अफेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बैंक एसेट लायबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट। दस sensitivity of the bank economic value to fluctuation in interest rate is a particularly important consideration of shareholder management and supervisor like. Economic value of instrument represent the present value of its expected net cash flow discounted to reflect market. एक टॉपिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उससे रिलेटेड है। थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक आध एग्जांपल जरूर बताना चाहूंगा आपको। सपोज कीजिए 10,000 आपने इन्वेस्ट करे, आपको 20,000 मिले कितने ईयर बाद? 5 ईयर बाद। ठीक है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 8% होता है तो आपको ये जो 20,000 है इसको रिवर्स करके यहां लाना है। किस हिसाब से? 8% के हिसाब से। तो क्या करते हैं, 20,000 अपॉन 1 प्लस 8/100, और यहाँ पे पावर क्या दी थी? 5। तो यहाँ पे जब रिवर्स करके लाए तो आया 9865। तो इकोनॉमिक वैल्यू कम है ज्यादा है?
कम है। कम है, मीन्स उसका जब प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 9865 आ रही है, तो इसको इकोनॉमिक वैल्यू बोला है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5-year गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 10% इज हेल्ड बाई बैंक एंड नाउ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई कितने परसेंट? 12%. 12%. It will result in the price of existing bond on discount. ₹100 bond may fetch कितने रुपीस? 95, causing a loss of कितना? फाइनेंशियल वैल्यू तो 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में कितने का जा रहा हो? 25. इकोनॉमिक लॉस. द अर्निंग एंड इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव डिस्कस दस far focus on how future तो changes in the इमीडिएट लॉस interest है, rate है। ये इमीडिएट लॉस होगा। अच्छा, थर्ड वाला है ना? यस सर। The earning and economic value perspective discuss the when evaluating the level of interest rate, it is willing and able to assume a bank should also consider the impact that past interest rate may have on future. तो जो पुराना इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ता है. In particular, instruments that are not marked to market may already contain embedded gains or loss due to past rate movement. These gains or loss may be reflected over time on the banking earning. इसमें सिंपल ये है कि जब ऊपर के दो चीजें हो रही हैं तो उनकी वजह से फ्यूचर में लॉस हो सकता है. अच्छा, अब बात आई इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे निकालते हैं जब बात आती किसकी? न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, तो इसमें देखते हैं मेजरमेंट टेक्निक. सबसे पहले क्या है? रीप्राइसिंग शेड्यूल. क्या कर सबसे पहले? रीप्राइसिंग शेड्यूल. The simplest technique for measuring the bank interest rate exposure begin with a maturity or repricing schedule that distribute interest sensitive asset, liability and off balance sheet exposure position into a certain number of predefined time bands bucket according to their maturity or fixed rate. तो जो उसके बकेट हैं 0 से 1, 1 से 14, ये सब उसके बकेट है. उसमें मैच्योरिटी के हिसाब से उनको क्या है? प्री डिफाइन करके रिमेनिंग टिल देयर नेक्स्ट प्राइसिंग. दो एसेट एंड लायबिलिटी लैकिंग डेफिनेटिव रीप्राइसिंग इंटरवल, साइड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट और एक्चुअल मैच्योरिटी दैट कुड वेरी फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल. यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप रीप्राइसिंग शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो आपको बोल रहा है जो आपके डिपॉजिट हैं और जो आपके एडवांसेस हैं, इसमें उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको कब चेंज करना है उसका शेड्यूल रखना है आपने. ठीक है, ये एक तरीका है क्या करने का? इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैलकुलेट करने का. दूसरा बोलता है गैप एनालिसिस. गैप एनालिसिस वही है जो हम लोगों ने कितने बार कर लिया, करा, जहां पे हम एसेट लायबिलिटी लिख रहे हैं, उनको टाइम बकेट में बता रहे हैं. कहीं पर लायबिलिटी एक्सीड एसेट हो रहा है, कहीं पर एसेट एक्सीड लायबिलिटी हो रहा है, उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसको नेगेटिव बोल रहे हैं. नहीं याद आया? Although सर gap ये analysis टाइम is बकेट very जो है, सर ये टाइम बकेट जो पीछे दिया हुआ था वो फिक्स्ड होता है क्या सर? टाइम बकेट, हाँ बिल्कुल. कितने टाइम बकेट फिक्स किए हैं आरबीआई ने? 10. इस पर्पज के लिए कितने किए हुए हैं? 10 किए हुए. आरबीआई ने मोर देन 5 ईयर को एक ही बकेट में रखा हुआ है. लास्ट का जो बकेट है. ठीक है.
Although gap analysis is very commonly used approach for the assessing interest rate exposure, it has number of shortcoming. तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो क्या आंसर दोगे? गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट, गैप एनालिसिस डज not take account of variation of characteristic different positions within time band. In particular, all positions within a given time band are assumed to mature or reprice simultaneously. Means उसका कहना मतलब है कि जब भी हम reprice करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी टाइम बैंड है सब टाइम बैंड का एक साथ रिप्राइस करेंगे. A simplification that is likely to have greater impact on the precision of the estimate as the degree of aggregation within a time band increase. इस पॉइंट को छोड़ दो, डिप्लोमेटिक है ज़्यादा. Moreover, gap analysis ignores difference in spreads between interest rate that could arise as the level of market interest rate changes basis risk. Means अलग अलग जो आइटम है उनके रेटों में क्या होता है, चेंज अलग अलग होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करता. वो क्या करता है, गैप रिस्क में हमने लिखा 1 मंथ लिखा, तो 1 मंथ में जितनी भी लायबिलिटी है उनको हम एक साथ क्या कर लेते हैं, प्लस करके लिखते हैं. और ऐसे ही डिफरेंट एसेट को भी हम क्या करके लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं. अगर हम ऐसा करके लिख रहे हैं तो हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, बेसिस रिस्क को, क्योंकि बेसिस रिस्क में हमें हर आइटम के लिए अलग से बोलो, अलग से बेसिस रिस्क भूल गए, हर आइटम के लिए अलग से बनाना पड़ता है. In addition, it does not take into account any change in the timing of payment that might occur as a result of change in interest rate environment. जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसमें बीच में क्या जाता है, कोई बंदा अपनी मैच्योरिटी को पहले कराने की सोचता है या लोन पहले देना सोचता है. For these reasons, gap analysis provide a rough exposure. Finally, most gap analysis fails to capture variability. अब आया ड्यूरेशन. अब क्या आया, ड्यूरेशन में क्या करता है, a maturity repricing schedule can also be used to evaluate the effect on changing interest rate on a bank's economic value. तो ये जो अगर पूछा जाएगा ड्यूरेशन वाला, ये बैंक की इकोनॉमिक वैल्यू को चेक करने के लिए कौन सा मेथड लेते हैं हम लोग, ड्यूरेशन मेथड. मींस अगर हमने 10,000 का 20,000 किया, कितने ईयर में किया, 5 ईयर में. जब इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो ये निकला कितना, 9,000 निकला. तो प्रेजेंट वैल्यू 9,000 लाने के लिए ये जो 5 ईयर का ड्यूरेशन है, पता लगा कितना निकल के आया, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर. मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन है कि अगर आप 5 ईयर तक वेट ना करें और आपको 4 ईयर एंड 4 मंथ में 20,000 मिल जाए, तब आपका वो प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर इक्वल आ जाएगा, जो आज का वैल्यू है. तो इसी को मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं. ड्यूरेशन is a measure of percentage change in the economic value of a position that will occur given a small change in the level of interest rates. It reflects the timing and size of cash flow that occur before the instrument contractual maturity. Means contractual maturity से पहले वो कौन सा टाइम है कि अगर आपको कैश फ्लो हो जाए तो आप प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाएंगे. जनरली द लॉन्गर द मैच्योरिटी
or next repricing date of the instrument, and the smaller the payments that occur before maturity. The higher the duration, तो ये पॉइंट है कुछ, longer the maturity or next repricing date of instrument, and smaller the payment that occur before maturity. The higher the duration. Higher duration implies that given change in the level of interest will have a larger. अगर आपका higher duration जा रहा है, higher duration implies that a given change in the level of interest rate will have a larger impact on the economy. अगर आपका duration higher imply हो रहा है तो higher economic value impact होता है. Duration based weights can be used to combination with a maturity repricing schedule to provide a rough approximation of the bank economic value. तो अगर एक क्वेश्चन आएगा कि बैंक की इकोनॉमिक वैल्यू को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या बोलोगे? ड्यूरेशन. Specifically, an average duration is assumed for a positions that fall into the each time band. तो यहाँ ये पहले भी आया था कि जो भी ड्यूरेशन है उसका कौन सा मेथड, एवरेज ड्यूरेशन की बात कर रहा है. द एवरेज ड्यूरेशन आर देन मल्टीप्लाइड बाय द assumed change in the interest rate. Some cases different weights are used for different positions that fall within a time band reflecting. ये कुछ बातें लिखी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा मैं अभी. अगली आई सिमुलेशन अप्रोच. तो सिमुलेशन अप्रोच के बारे में ये है कि वो क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं. ये लिखा है यूजिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक मॉडल बनाते हैं, उसमें वैल्यू रख के देखते हैं और वो वैल्यू रख के बता देता है आपको कि आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क या इंटरेस्ट रेट अगर 10 दिन में चेंज होने वाला है तो क्या चेंज आएगा, 50 दिन में चेंज होने वाला है तो क्या चेंज आएगा. एक पहले प्री कैलकुलेट करके देता है सिमुलेशन में. ठीक है, सिमुलेशन में 2-3 टाइप के सिमुलेशन दे रखे हैं. पहला कौन सा सिमुलेशन है? स्टैटिक. दूसरा क्या है? डायनामिक. स्टैटिक में क्या करते हैं, द कैश फ्लो अराइजिंग सोलली फ्रॉम द बैंक्स करंट ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन आर असेस्ड. और इसमें क्या करना है, डायनामिक में builds in more detailed assumptions about the future closure of course of interest rates and expected change in the bank's business activity over that time. यहाँ पर केवल solely from बैंक current on and off balance sheet position से assess कर रहा है स्टैटिक में, जबकि डायनामिक में क्या कर रहा है, डिटेल्ड assumptions about the future course of interest rate and expected change in bank business activity. जरा मुझे बताओ तो स्टैटिक सिमुलेशन केवल किस पे कंसीडर कर रहा है और डायनामिक सिमुलेशन किस पर कंसीडर कर रहा है? डायनामिक डिटेल पे. डिटेल एजम्पशंस ले रहा है और क्या कर रहा है, फ्यूचर के फ्यूचर पे इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, एक्सपेक्टेड चेंज क्या होगा, कई मतलब कई पॉइंट पे बात कर रहा है. लेकिन स्टैटिक वाला किस पे बात कर रहा है, सिर्फ स्लोली करंट एंड नॉन ऑन बैलेंस शीट बैंक्स करंट एंड ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन पे बात कर रहा है. ठीक है, एडिशनल इश्यू है इसमें कुछ तो छोड़ दो. यहाँ कुछ बोल रहा है कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर करने के लिए. क्या बोल रहा है, या तो आप अपने एसेट की सेंसिटिविटी को क्या कर लो, कम कर लो. कैसे, आपका लायबिलिटी 5 ईयर के लिए लिया हुआ है आपने,
लोन आपने 2 और 1 मीन्स ऐसे कह सकते हैं, कुछ तो 2 ईयर के लिए लिया हुआ है, कुछ 3 ईयर के लिए और कुछ 5 ईयर के लिए। मीन्स 500 करोड़ का लाइबिलिटी है, 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 200 करोड़। तो इसका मतलब एसेट सेंसिटिविटी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एसेट के रेट के आपके क्या हो रहे हैं, इन मिड में चेंज हो रहे हैं। तो उससे बचने का क्या तरीका? एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैच्योरिटी। जो पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी है उसको क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर दें। इसके इक्वल ले आए। इंक्रीज फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट आएगा बीच में उसको फ्लोटिंग रेट पे ले लो। इंक्रीज फिक्स रेट लैंडिंग, यानी जो लोन है आपके उनके रेट कैसे करो, फिक्स कर दो। इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इंक्रीज लॉन्ग टर्म लैंडिंग। अच्छा, दूसरा है रिड्यूस लायबिलिटी सेंसिटिव। लायबिलिटी में मीन्स क्या है कि उसने कुछ इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर रहा हूं मैं, ये 3 ब्रैकेट ना बना के उसमें टाइम को तोड़ना है। यहां पर 1 ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। रिप्राइसिंग हो रही है, फिर रिप्राइसिंग हो रही है, फिर रिप्राइसिंग। लेकिन लोन एक बार में क्या हो गया, फिक्स्ड। यहां पर लायबिलिटी क्या हो गई थी एक बार में, फिक्स हो फिक्स गई। फिक्स हो गई थी। इसीलिए उसने क्या बोला था कि लोन की रेट क्या करो, फिक्स करो। ठीक है, अब उल्टा केस आ गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो लायबिलिटी सेंसिटिविटी अगर है आपकी, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैच्योरिटी को रिड्यूस करो। ठीक है, और फ्लोटिंग रेट लैंडिंग को क्या करो, बढ़ाओ। बढ़ाओ। Increase पहले में करो। फिक्स बढ़ा था। ठीक है, तीसरा इंक्रीज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। यहां पर इंक्रीज क्या कर था, शॉर्ट टर्म शॉर्ट करता, टर्म बोरोइंग। यहां पर लॉन्ग टर्म पे कन्वर्ट कर रहा है और यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग इंक्रीज कर रहा था और यहां पर लॉन्ग टर्म लैंडिंग को इंक्रीज कर रहा था। यहां पर जो डिपॉजिट है उसको लॉन्ग टर्म कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कर दिया, यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑन द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जैसे हमारे जितने भी रिस्क अभी तक आए हैं उसी तरह है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, सीनियर मैनेजमेंट ये लिमिट वगैरह फिक्स करेगा। ठीक है, लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क है, आरबीआई गाइडलाइन है यहाँ पर कुछ। हाँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, कुछ बोलो, कैपिटल रखनी पड़ेगी। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कौन से रिस्क के अंतर्गत आता है, मार्केट मार्केट रिस्क का पार्ट होता है। ये कुछ आरबीआई गाइडलाइन है, गवर्नेंस अच्छी करनी है, सब कुछ ठीक ठाक रखना है, मेजरमेंट आपको ठीक ठाक रखनी है। जरा इसके क्वेश्चन कर दीजिएगा।
क्वेश्चन करिए, परसों तक याद रहेगा, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। बोलो। चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो अफेक्ट अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द बैंक्स। किसमें assets, चेंज करता है? एसेट को भी और लाइबिलिटी दोनों को। लायबिलिटी। राइज इन इंटरेस्ट रेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी क्या हो जाता है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज, डिक्रीज, और उसके रिवर्स होने पे क्या है? इंक्रीज। ये रिवर्स इफेक्ट होते हैं। डिक्रीज और द गैप is the difference between the amount of asset liability which interest rate are क्या होते हैं? mismatch, which the interest rates are mismatch होगा, mismatch तो डिफरेंस में आ गया ना, रीसेट है। मिसमैच तो ये लिखा हुआ है ना, हाँ डिफरेंस, ठीक है। mismatch occurs when asset liability falls due for क्या है? maturity, due for repricing, due for repricing, यानी जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो मिसमैच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बैंक कैन बी व्यूड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बैंक्स एक्सपेक्टेड क्या? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू को हमने बताया था कि उसकी जो मार्केट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। फिफ्थ का क्या है? नेट कैश फ्लो है कि उन दोनों के बीच में क्या बोल रहा है? कंपैरिजन कर रहा है तुझे। कैन बी व्यूड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बैंक्स एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। A negative or liability sensitive gap occurs when liability, सिंपल है बता दो, more than assets, ठीक है। Estimates derived from a standard duration generally focus on just one from the interest rate risk exposure. रीप्राइसिंग रिस्क दिया हुआ इसमें, रीप्राइसिंग risk. Interest rate risk can be managed by matching repriceable asset with repriceable liability, liabilities. Proliferation of NPA results in increasing. अगर आप NPA बढ़ेगा तो क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी। इसने बोला मैच्योरिटी मिसमैच। जरा बताओ तो क्यों होगा मैच्योरिटी मिसमैच NPA बढ़ने से? सर वो असेट लाइबिलिटी में तो अंतर हो ही जाएगा ना, लाइबिलिटी एसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो एनपीए हो जाएगा उससे तो इतना इनकम अब जनरेट नहीं होगा ना। अगर 100 रुपी लाइबिलिटी 100 रुपी एसेट है तो कोई गैप नहीं है, लेकिन जब एनपीए होगा तो इसमें से मान लिया 20 एनपीए होगा तो अब एसेट कितना आएगा आपका? 80, नेगेटिव गैप हो जाएगा। द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एनआईआई ड्यू टू मिसमैच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फिक्सिंग एप्रोप्रिएट interest rate sensitivity gap, appropriate time bucket, tolerance limit, appropriate tolerance limit, ठीक है। चलो अच्छा हो गया टॉपिक हमारा। इसके जो लोग अभी क्लास में नहीं थे, पिछला वाला वीडियो देख लेना। 596 से लेकर के 598 पेज तक एक न्यूमेरिकल था, वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
मैनी टाइम पूछा गया है, देख लो। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, और अगर आप लोग जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तो आप बिस्तर में लेटे लेटे किसी भी तरह कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 8 करेंगे, ठीक है। और जो कल रात का जो भी क्लास होगा वो सब यूट्यूब पे उसके लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलो, ओके, थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Bye.